नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आज के वीडियो में आपका। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है आपकी जीएस की। उत्तराखंड जीएस आज हम देखने वाले जनरल स्टडीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल का नाम सर्च करके भी GOV एग्ज़ाम इन्फो ये सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक और जीएस की क्लास आ चुकी है, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो उन क्लासेस को देख लें। और इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स की दो क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस नदी के मध्य एक टापू पर स्थापित श्रीयंत्र और नगर के चारों ओर 4 शिवलिंग की स्थापना मिली थी। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आपका ध्वंसावशेष पर है। ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में ध्वंसावशेष मिले हैं उस पर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर पहले मैं आपको बता दूं, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के मध्य स्थित एक टापू पर ये श्रीयंत्र मिला है और जो नगर है आपका श्रीनगर, इसके चारों ओर शिवलिंग की स्थापना मिली थी। ठीक है, अब देखिए ये जो ध्वंसावशेष हैं आपके, जहाँ पर ये चीज़ें मिली थी वो है आपका श्रीनगर का ध्वंसावशेष। श्रीनगर की बात करें तो महाभारत काल में ये जो था कुनिंद नरेश सुबाहु का राजधानी था। ठीक है, ये चीज़ पहले आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा, कैप्टन हार्डविक थे, उन्होंने 1796 में, ठीक है 1796 में इसी नगर के मध्य अजयपाल जो एक शासक था उसके टूटे फूटे जो राज प्रसाद होते हैं उसको वहाँ पर कैप्टन हार्डविक ने खोजा था या फिर देखा था। ठीक है, 1796 में। अच्छा, राजप्रसाद क्या होता है? पैलेस होता है। ठीक है, महल। तो अजयपाल का जो महल था उसका टूटा फूटा खंडहर टाइप का जो कह सकते हैं इसी नगर में पाया गया था। ठीक है, कैप्टन हार्डविक ने 1796 में इसे देखा था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या? अलकनंदा नदी के मध्य स्थित टापू पर श्रीयंत्र और नगर के चारों ओर शिवलिंग की स्थापना मिली थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गोवी शाण के ध्वंसावशेष किस नगर के आसपास मिले हैं? ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, काशीपुर या फिर कोटद्वार? तो ये आपका मिला है काशीपुर के आसपास। अच्छा देखिए, गोविशाण के ध्वंसावशेष की बात करें तो सबसे पहले पुरातत्वविद कर्निंघम ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, मे भी अगर ये पूछा जाए आपको गोविशाण के ध्वंसावशेष का जो सर्वेक्षण है सबसे पहले किसने किया, तो कर्निंघम ने किया था, जो कि एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, अच्छा इस उत्खनन में इष्टिका जो है वो मिली थी। ठीक है, जिसकी वैज्ञानिक जांच से पता चला था कि इसके दुर्ग का जो समय है वो लगभग 2600, ठीक है 2600 ईसा पूर्व का है। ठीक है, जो कि काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका विशप हीबर की जो 1824 की नगर यात्रा थी, विशप हीबर का आपने नाम नहीं सुना होगा आई थिंक। अगर सुना है तो जब इन्होंने ये यात्रा की थी तो इस समय ये जो क्षेत्र था पूरा गोविशाण के ध्वंसावशेष काशीपुर में जो मिला है, ये पूरा जो क्षेत्र था वो हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ध्वंसावशेष पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। जनपद देहरादून में यमुना की सहायक आमवाला नदी के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बाराहाट, अलकापुरी, कालकूट या फिर रुद्रावत? तो इसका नाम क्या था? कालकूट। ठीक है ना, कालकूट नाम था। देहरादून में यमुना की सहायक आमवाला नदी के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम था कालकूट। ठीक है, नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी जान लीजिए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस पर किसका शासन था? कुनिंद सत्ता का शासन था। ठीक है, इसके बाद मौर्य सम्राट अशोक द्वारा यमुना टोन्स पर स्थापित शिलालेख भी यहाँ पर मिले थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें कभी पूछा जाए कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा यमुना टोन्स पर स्थापित शिलालेख कहाँ मिले थे, तो देखिए ये जो यमुना नदी है के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का जो ध्वंसावशेष है वहीं पर ये मिला था। ठीक है ना, कालकूट, जिसका प्राचीन नाम था कालकूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, वर्तमान उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्राचीन नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, इस तरह से रुद्रावत, बाड़ाहाट, विवादेश्वर या फिर पुनार? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो था आपका बाड़ाहाट। ठीक है ना,
बाड़ाहाट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाखा मंडल शिलालेख किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी या फिर हरिद्वार? तो ये आपका मिला है देहरादून से, ठीक है। देहरादून के जौनसार और भावत क्षेत्र से मिला है। देखिए यहाँ से एक और चीज़ मिली थी, ये जो शिलालेख है बेसिकली ये आपका ईश्वरा देवी का शिलालेख है, ठीक है। राजकुमारी थी ईश्वरा देवी, उनका शिलालेख जो है वो देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लाखा मंडल शिलालेख किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देहरादून से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। बाड़ावाल एवं देव दुंग की स्टिका चित्तियाँ, जिसे कहते हैं ब्रिक एल्टार्स, इनमें से किस नदी के तट पर प्राप्त हुई है? ठीक है, बाड़वाला एवं देवदुंग की स्टिका, ठीक है। यमुना नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी या फिर मंदाकिनी नदी? तो ये जो स्टिकाएँ हैं वो आपकी यमुना नदी के तट पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग किस ईस्वी के आसपास सबसे बड़े ब्रह्मपुर राज्य का पतन हो चुका था? 675 ईस्वी, 580 ईस्वी, 775 ईस्वी या फिर 1350 ईस्वी? तो देखिए 675 ईस्वी के आसपास जो आपका ब्रह्मपुर राज्य है इसका पतन हो चुका था। इसके बाद बात करें तो लगभग 700 ईस्वी में, ठीक है, इसी ईस्वी के आसपास कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर, जो कि अभी वैजनाथ के पास है और जनपद अल्मोड़ा में है, इस जगह को यानी कि कत्यूरी घाटी में कार्तिकेयपुर जनपद अल्मोड़ा को केंद्र बनाकर बसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इस राज्य के अंतर्गत ये जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुर राज्य के बाद कौन सा राज्य या वंश अस्तित्व में आया, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 700 ईस्वी के आसपास यहाँ पर कत्यूर घाटी में कार्तिकेयपुर राज्य को केंद्र बनाकर वसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता था? गढ़वाल आता था, आपका कुमाऊँ आता था और साथ ही साथ रोहेलखंड का भाग भी आता था। अब देखिए कत्यूर घाटी के से चूँकि ये कत्यूर घाटी में था, इस कारण से इस राज्य को, इस पूरी जगह को कत्यूरी राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कत्यूरी राज्य। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट। पहला तो ये हो गया कि ब्रह्मपुर राज्य 675 ईस्वी में इसका पूरी तरह से पतन हो चुका था। दूसरा 700 ईस्वी के आसपास वसंत देव ने इस राज्य की स्थापना की, जो ब्रह्मपुर राज्य के बाद जो स्थापना की थी वो की थी कत्यूरी राज्य की, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि कत्यूरी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बसंत देव ने की थी। अगर ये पूछा जाए कि इसके पहला शासक कौन था कत्यूरी वंश का, तो वो भी ब्रह्मदेव ही थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैंने बताया उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसमें ही आपका लगभग कत्यूरी राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बसंत देव का राजवंश किस जिले से प्राप्त त्रिभुवन राज्य के शिलालेख से ज्ञात होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर चंपावत? तो ये आपका राइट आंसर है बागेश्वर, ठीक है। तो जो आपके बसंत देव का राजवंश है वो त्रिभुवन राज्य के किस जिले से प्राप्त त्रिभुवन राज्य के शिलालेख से ज्ञात होता है? तो ये आपका बागेश्वर है। अब इसके बारे में एक एक करके मैं चीज़ें बताता हूँ, जिसको आपको, जो चीज़ें आपको नोट करनी है वो आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बागेश्वर के जो शिलालेख है यहाँ पर इसी से ये ज्ञात हुआ था कि जो प्रथम कत्यूरी नरेश है वो है आपके वसंत देव, जो कि हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो कि 700 ईस्वी के आसपास जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था कत्यूरी घाटी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक एक करके समझते रहिए, आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी शिलालेख से जो ये पता चला था कि प्रथम कत्यूरी नरेश था बसंत देव, ठीक है। इसके बाद 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ठीक है, पूर्वार्ध में जो राजधानी है कार्तिकेयपुर, इसको बनाया गया था। कत्यूरी राजवंश का जो राजधानी थी वो थी आपकी कार्तिकेयपुर, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बागेश्वर में जो लेख मिले हैं इससे वसंत देव की उपाधि का जिक्र मिलता है, और इस उपाधि को क्या कहते थे उस वक्त?
इसको भी नोट कर लीजिए। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसकी जानकारी मिली थी। इसके बाद इसी लेख से यानी कि बागेश्वर में जो शिलालेख या लेख मिले हैं, इससे ये भी जानकारी मिली कि बसंत देव के वंश के बाद यहाँ पर खरपर देव, ठीक है, खरपर देव जो है इनका शासन था, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि कत्यूरी वंश कत्यूरी राज्य का दूसरा वंश कौन सा था, तो ये आपका खरपर देव का वंश था, ठीक है। अब देखिए कभी ये भी पूछा जा सकता है कि खरपर देव का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो अंतिम शासक था त्रिभुवन राज, ठीक है, त्रिभुवन राज ही अंतिम शासक था। अच्छा मैं इसका ये बता देता हूँ आपको। देखिए खरपर देव की बात करें तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खरपर देव के बाद यहाँ पर कल्याण राज का शासन था, ठीक है, कल्याण राज के बाद यहाँ पर त्रिभुवन राज का था। तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए कल्याण राज की पत्नी थी आपकी लब्धा देवी, ठीक है, और लब्धा देवी और कल्याण राज का जो पुत्र था वो था त्रिभुवन राज, और यही इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो नोट करना है आपको वो भी सुन लीजिए। इसके बाद जो तीसरा वंश था, पहला तो आपका था बसंत देव राजवंश, ठीक है, बसंत देव जो उसके शासक थे। दूसरे नंबर पर आपके खरपर देव आए जिसका अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। इसके बाद जो तीसरा वंश था यहाँ पर, ठीक है, इसी लेख के अनुसार ये जानकारी मिली है कि जो तीसरा वंश था वो है आपका राजनिंबर वंश, ठीक है, राजनिंबर वंश, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए राजनिंबर वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो राजनिंबर वंश का अंतिम शासक था भूदेव। अब देखिए चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नोट करिएगा, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सिक्वेंसली, ठीक है, लाइन से इसको नोट करते जाइएगा। तो राजनिंबर के वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजनिंबर की बात करें तो राजनिंबर का जो दूसरा शासक था राजनिंबर वंश का, कत्यूरी घाटी में तीसरा राजवंश था राजनिंबर, लेकिन निंबर वंश का जो दूसरा शासक था वो था आपका इष्टागण, ठीक है, इष्टगण, ठीक है, ईस्टगण नाम से था ये दूसरा शासक था। अब इष्टगण की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी वेग देवी, ठीक है। तो रानी वेग देवी और इष्टगण का जो पुत्र था जो इसके बाद शासक बना यानी कि इसका तीसरा शासक बना वो था ललित सुर, और ललित सुर का कहा जाता है कि जो पुत्र था वो था भूदेव, जो कि अंतिम शासक था आपका राजनिंबर वंश का। आप समझ गए होंगे, लाइन से मैंने आपको बता दी चीज़ें, इसके बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक तरह से आपका जो कत्यूरी वंश है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई होगी। अच्छा देखिए इसके बाद भी कुछ वंश थे जिन्होंने कत्यूरी घाटी में राज किया था, ठीक है, जैसे कि एक और वंश था राजनिंबर के बाद बात करें तो सलोणादित्य का राजवंश, ठीक है, सलोणादित्य, ठीक है, सलोणादित्य इस नाम का एक और राजवंश था जो कि आपका राजनिंबर के राजवंश के बाद अस्तित्व में आया था, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो 12वीं शताब्दी के आसपास पाल वंश का राज था कत्यूरी घाटी में, ठीक है, पाल वंश ने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया था, ठीक है, कुछ युद्ध वगैरह हुए थे, तो इसके बाद पाल वंश है। उसके बाद आता है 1223 ईस्वी के आसपास क्राचल देव वंश, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने लाइन से बताई हैं उसको नोट कर लीजिए, क्राचल देव वंश का जिक्र आता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें इसके आगे के जो वंश है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहला शासक कौन था कत्यूरी घाटी का, पहली चीज़ 700 ईस्वी में के आसपास ये राज्य स्थापित हुआ था कत्यूरी राज, ठीक है। इसका पहला राजवंश था जिसका शासक था बसंत देव जिसने इसकी स्थापना भी की थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका खरपर देव राजवंश जिसका अंतिम शासक कौन था त्रिभुवन राज। तीसरे नंबर पर आता है आपका राजनिंबर राजवंश जिसका अंतिम शासक कौन था भूदेव। इसके बाद आता है आपका सलोणादित्य, ठीक है, जो कि मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, राजनिंबर के बाद। उसके बाद क्या आता है पाल वंश जो कि 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। इसके बाद 1223 में क्राचल देव वंश है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आगे क्या चीज़ हुई उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन में लगभग आपका ये काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लाइन से मैंने आपको बता दिया बसंत देव का राजवंश किस जिले से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से क्या होता है, तो ये हो गया बागेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलतः आसंती देव किस जगह का शासक था।
देखिए कराचल देव के बाद जो नाम आता है, जो जिक्र मिलता है वो आसंती देव का मिलता है, ठीक है। तो मूलतः आसंती देव किस जगह का शासक था? मूलतः पूछा गया जोशीमठ का ये शासक था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन आसंती देव की बात करें तो कत्यूर राज्य पर इसका भी अधिकार हुआ था, ठीक है। जोशीमठ से जो हस्तलिखित ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु पादुक, ठीक है। गुरु पादुक नाम का एक ग्रंथ है जो कि जोशीमठ का लिखा हुआ, जोशीमठ से प्राप्त हुआ है बेसिकली, जिसमें आसंती देव के वंशजों के नाम का जिक्र है, ठीक है। अब देखिए इस वंश की बात करें तो इसका अंतिम शासक ब्रह्मदेव कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मदेव था इसका अंतिम शासक। अच्छा देखिए ब्रह्मदेव अंतिम शासक था, लेकिन इसका जो अंत हुआ था वो कैसे हुआ था? देखिए तैमूर लंग आपने नाम सुना होगा, 1398 में 1398 ईस्वी में इसने इस जगह पर आक्रमण किया था। और इसके बाद जो ब्रह्मदेव, ये जो पूरा वंश था वो समाप्त हो गया था, ठीक है। और ये जो आपका आसंती देव वंश कह सकते हैं एक तरह से, ये पूरा यहाँ पर समाप्त हो गया था। 1398 में जो तैमूर लंग है उसने हमला कर दिया था यहाँ पर। और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ब्रह्मदेव के साथ बात करें, ब्रह्मदेव जो आखिरी शासक था, इसी के साथ यहाँ पर आसंती देव वंश का भी अंत हो गया था। तो देखिए कुल मिला के 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी का जो ब्रीफ में मैंने हिस्ट्री बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें वैसे तो इसके अंतर्गत ये आपका वसंत देव से शुरू हुआ और ब्रह्मदेव में जो आखिरी शासक था आसंती देव वंश का, वो यहाँ पर 15वीं शताब्दी के आसपास समाप्त हो गया था, ठीक है। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था 1398 में। तो देखिए इस चीज़ से जुड़ी हुई मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए कत्यूरी वाहिनी, अगला क्वेश्चन है, वीर वाहिनी सेना को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4, 3, 2 या फिर 6? तो देखिए 4 भागों में इसे विभाजित किया गया था कत्यूरी वीर वाहिनी सेना को। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका पदातिक, दूसरा है आपका अश्वारोही, ठीक है, अश्वारोही। इसके बाद आता है गजारोही, नाम से आप समझ पा रहे होंगे, अश्व यानी घोड़ा, गजारोही यानी कि हाथी पर चलने वाले। उसके बाद होता है ऊष्टारोही, 4th नंबर पर है ऊष्टारोही, ऊँट पर बैठने वाले। तो कत्यूरी वीर वाहिनी सेना को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी बनाए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल जो पूछे गए हैं ग्रुप सी में वीपीडीओ में, तो वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। अब इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वेलीजेली भारत कब आया था? 98 में, 1798 में, 1889 में, 98 में, 1898 में या फिर 1698 में, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ठीक है, तो जिसको आंसर मालूम है फटाफट कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और चीज़ों को जो मैंने आपसे नोट करने को कहा आपने नोट किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।